नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। यूं तो पंडित वीर सावरकर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तथ्य हैं जो अब तक लिखे नहीं गए हैं। पंडित वीर सावरकर को हमारे इतिहास में जो महत्ता दी गई है उसके बारे में, और क्यों दी गई है, क्यों उन्होंने इतनी यातनाएं सही, क्यों अंग्रेजी सरकार को उनका लोहा मानना पड़ा, इन तमाम बातों पर प्रकाश डालने के लिए वर्तमान में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है वीर सावरकर की जीवनी। पंडित वीर सावरकर का आज जन्मदिवस भी है, तो आज इसी अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया। सम्राट चौधरी जो सूबे के मुखिया हैं उनके द्वारा किया गया, और इसके लेखक संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। क्या कहेंगे, कैसे प्रेरणा मिली वीर सावरकर के बारे में लिखने को? बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं पहले भी, लेकिन एक नई। वीर सावरकर पे मराठी में और अंग्रेजी में किताबें लिख काफ़ी हैं, लेकिन हिंदी में बहुत कम प्रयास किया गया। और हम लोग जब चूँकि मैं भारत सरकार में कार्यरत रहा हूँ, और सरकारी टूर के दरमियान मैं सेलुलर जेल मुझे कई बार जाने का मौका मिला। अच्छा। मैंने 2-3 बार मैं गया, तो मैं वहाँ जो स्थिति मैंने देखा और वहाँ का जो मार्मिक स्थिति था वो देख करके मैंने दंग रह गया कि ये ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे वामपंथी इतिहासकार, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, जो उनके जीवन के बारे में उन्होंने उनको हाईलाइट नहीं किया, उनके योगदान को, राष्ट्रवाद के प्रति जो उनका समर्पण था, हिंदू के प्रति जो समर्पण था, तो जितनी यातना उन्होंने सही है। मुझे लगता है कि नेल्सन मंडेला 27 साल रहे जेल में, और उनसे कम नहीं रहे, ये 27 साल जेल में रहे, तो उनका जो योगदान है उसको हम लोग भूल नहीं सकते। इसकी आपको वही सेलुलर जेल जब आप गए? सेलुलर जेल में जा करके जो देखने के बाद मुझे लगा कि सही में ये जो हमारे इतिहासकार लोग, हमारे युवा वर्ग इससे अछूता है। किन किन चीजों के बारे में आपने प्रकाश डाला है इस विषय में? उनके क्या बाल्यकाल से रिलेटेड या यात्राओं से रिलेटेड? इनके बाल्यकाल से लेकर के इनका जो स्ट्रगल, इनकी पढ़ाई लिखाई, जहाँ से इनका गांव में शिक्षा दीक्षा जो लिया इन्होंने, उसके बाद फिर ये अपने कांटेक्ट में स्वतंत्रता सेनानी लोग के संपर्क में आए। ये शिवाजी से बड़ी प्रभावित है। शिवाजी से हाँ। बाल गंगाधर तिलक और शिवाजी, ये इनके प्रेरणा है। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये हिंदुत्व विचारधारा के थे, सनातन की ये बहुत बड़े अनुयायी थे। लेकिन आप एक लेखक के तौर पर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप इनकी जीवनी लिख रहे थे तो आप उन चीज़ों पर भी आपका अध्ययन होगा, जो विपक्ष के लोग, जो वर्तमान के विपक्ष के लोग जो आरोप लगाते हैं इनके जीवन, जो चिट्ठियाँ लिखी गई, जो माफीनामा लिखा गया, उसको लेकर बड़ी ट्रोल किया जाता है, तो आपको क्या लगा? नहीं, वो एकदम ही गलत है, एकदम ही गलत है, गलत आरोप है। ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी कोई एविडेंस नहीं मिला है, कोई भी इस तरह का एविडेंस कि उन्होंने माफ़ी मांगा, ऐसा कहीं भी एविडेंस वहाँ पे जो इनके शोध संस्थान है महाराष्ट्र में, वहाँ भी है, लंदन में आर्काइव्स है, वहाँ भी इस तरह का कहीं नहीं मिला। लेकिन पता नहीं है, चूँकि मैं तो एक पदाधिकारी रहा हूँ, मेरे लिमिटेशन है, मैं बहुत ज़्यादा इस पर कह नहीं सकती। एक अंतिम सवाल, पूरे अगर जीवन चरित्र को आप देखते हैं वीर सावरकर के, तो क्या, अगर आपको 1-2 शब्द में वीर सावरकर को डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे? वीर सावरकर त्याग और बलिदान के रूप थे। सबसे बड़ी चीज़ जो देश के लिए जो उन्होंने योगदान दिया, वो देश हमेशा ऋणी रहेगा इसके लिए। ज्ञान और त्याग के प्रतिमूर्ति आप वीर सावरकर को कह सकते हैं। तो इस पुस्तक के एक और लेखक अजय कुमार सिन्हा जी हमारे साथ हैं। हम इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये प्रेरणा सर कैसे मिली कि वीर सावरकर जी पर कुछ लिखा जाए, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारी चीज़ें तो पहले भी लिखी जा चुकी हैं इन पर। ऐसा है कि ये जो इनका सावरकर जी पर लिखी गई किताब या सावरकर जी द्वारा लिखी गई किताब, अमूमन काला पानी, मोपला का युद्ध और हिंदुत्व, हिंदुइज्म, ये किताबें आपको मार्केट में, लाइब्रेरी में उपलब्ध है। जी। तो
तो ये तो मैंने पढ़ लिया। तो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि किसी वीर पुरुष का जीवनी जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने जब जीवनी के लिए मैं निकला पटना के सब लाइब्रेरी में, मुझे कहीं किताब नहीं मिली। पंडित वीर सावरकर जी की जीवनी ही नहीं मिली, न अंग्रेजी में न हिंदी। मैं दो ही भाषा जानता हूँ। तो जीवनी नहीं मिली, ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं बड़ा ये ठंड, मुझे लगा कि अरे भाई होनी चाहिए जीवनी। तो इसके बाद मैंने ये सावरकर स्मृति संस्थान दादर, अच्छा दादर और आर्काइव्स मुंबई, आर्काइव्स पुणे, यहाँ तक कि आर्काइव्स लंदन से मैं मेल से टच में था। अच्छा, मुझे वहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिलना शुरू हो गई। लेकिन वो महाराष्ट्र एरिया है, तो महाराष्ट्र एरिया से मुझे मराठी को फिर ट्रांसलेट करवाना पड़ा। और मैंने कई किताबें पढ़ी। धनंजय कीर की किताब है, बाबा सावरकर की किताब है, जो सावरकर जी के पीएस हुआ करते थे। क्योंकि ढेर सारी पुस्तकों को मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस उम्र में मैं पहली बार जान रहा हूँ कि इनका जन्म भगूर में हुआ। इन्होंने स्कूल में कैसे कैसे इनकी क्रांति आई, स्कूल में कैसे वो किसके ये थे लोग, हाँ, कैसे प्रेरित हुए हिंदुत्व की तरफ कैसे प्रेरित हुए, उनका क्या मोटो था, क्या ये था, सब पढ़ा मैंने। और पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, लिखना चाहिए। आज के युग के बच्चों को ये जानना चाहिए, उनका जीवनी जरूर जानना चाहिए। तो मैंने लिखना शुरू किया। ये मेरा 3 साल का अथक प्रयास था। 3 साल 33 ईयर्स कंसेक्यूटिव। ये हाँ 3 साल, क्योंकि एक किताब लिखने के लिए आपको 100 किताब पढ़ना पड़ता है और उस पर रिसर्च करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स के सारा मेरे डॉक्यूमेंटेड है। मैं जो भी लिखा हूँ एक तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ। तो ये किताब मैंने लिखी है। मेरे दोनों भाई हैं हम लोग। उसने भी बहुत मेहनत की है, संजय ने। तो और वही मेरा सवाल था कि पूरे आप जब इतना अध्ययन किए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी लिख पाए होंगे, तो आप क्या कहेंगे कि आखिर जो पंडित वीर सावरकर जी थे वो हिंदुत्व की तरफ प्रेरित क्यों हुए? क्या ऐसे उनके जीवन में घटना घटी कि बड़ी लंबी कहानी है इसमें। आपको बड़ी लंबी कहानी, बैठना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि हिंदुत्व की ओर उनका रुझान ऐसे नहीं रुझा। अब मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। 1905 में बंगाल का डिवीजन हुआ और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। एक वो स्थापना सैयद अहमद खान ने किया और कुछ जो एलिट ग्रुप के मुस्लिम थे उन लोगों ने किया। आम मुस्लिम उसमें नहीं थे, एलिट ग्रुप के मुस्लिम। और उन लोग की मंशा बिल्कुल गड़बड़ थी। अच्छा, मंशा बिल्कुल गड़बड़ थी। बहुत सारी मंशाएं जो है धीरे धीरे उभरती हैं, लेकिन मंशा धीरे धीरे उभरने लगी। इस उभरते मंशा में आपको ताज्जुब होगा कि 1915 में महामना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक हिंदू महासभा गठन किया गया। अंत में हिंदू महासभा गठन किया गया। तो उस हिंदू महासभा के गठन के बाद जब 1937 में वो जेल से निकले, 27 बरस के कंज्यूकेटिव जेल, तो 27 बरस के बाद जब वो जेल से निकले तो उन्हें सीधे ऑफर मिला, आप हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। हाँ, तो वो अध्यक्ष बने। और 1941 में सौभाग्य है उस वीर नायक का और बिहार की धरती का, 1941 में वे भागलपुर आए और उन्हें वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, गिरफ्तार करने के बाद इनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ी गई सभा में। अच्छा, हाँ, उन्हें भाषण नहीं देने, अंग्रेजों ने भाषण नहीं देने दिया। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत डिटेल्स में अगर जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा बात होगी कि हिंदुत्व के, देखिए उनका बिल्कुल साफ था। इन लोग के मन में खोट था, मुस्लिम लीग के मन में खोट था। और मुस्लिम लीग ने 1930 के अधिवेशन में कहा कि मुझे पाकिस्तान चाहिए। अब मैं इसका आप को रिलेट कीजिए। आप 1930 में उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान चाहिए। 1937 में हिंदू महासभा ने कहा कि यदि तुमको पाकिस्तान चाहिए तो आप जाओ पाकिस्तान। हिंदू महासभा ने कभी नहीं कहा कि आप अलग हो जाइए, कभी नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, आपको अगर जाना है स्वेच्छा से जाइए, लेकिन जो यहाँ है मुस्लिम है वो। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि विदाउट वीर सावरकर आप आजादी की लड़ाई को कैसे देखते हैं? बिल्कुल नहीं, जीरो। यही तो बात है। जीरो नहीं कहूँगा, योगदान तो सबका अपना अपना है, लेकिन वीर सावरकर का जो योगदान है वो अमूल्य है। विपक्ष के लोग जो आरोप लगाते हैं
कई बातें हैं। विपक्ष के लोग क्या आरोप लगाते हैं। माफीनामा को लेकर बहुत सारी बात। माफीनामा, देखिए ऐसा है ना कि माफीनामा के पीछे एक कहानी है। एक चीज आप जान लीजिए कि वो बहुत बड़े षड्यंत्रकारी थे। सावरकर जी बहुत बड़े षड्यंत्रकारी थे। और शिष्य किसके थे? तिलक के और शिवाजी महाराज के। शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज की हिस्ट्री को आपको मालूम होगा, जब वो गले लगाने वो गए थे, जब वो मार देता उनको मुगल, तो उसने शिवाजी ने बखनक्के का छाल पहन के गया था, और जैसे उसने दबोचा उसने उसको शिवाजी महाराज ने चीर दिया। अगर नहीं चीरते तो वो मार दिया जाता। तो ऐसी स्थिति में वो भी षड्यंत्रकारी थे। देखिए ये जो था, एक सावरकर जी देखे कि अगर मैं जेल में रहूंगा तो ऐसे ही सड़ के मर जाऊंगा, देश के काम कुछ नहीं आऊंगा। तो एक षड्यंत्र होता है। आप देखिएगा घोड़ा जब दौड़ता है तो 2-3 कदम पीछे आता है। ये रणनीति का पार्ट था, वो लेटर पार्ट था। हाँ, एक स्ट्रैटेजी था कि भैया हम बाहर निकले फिर से वही काम शुरू, फिर से मरते दम तक। अरे वो आदमी बताया ना मैंने, वो अवतरित पुरुष था। 1966 में उनका निधन हो गया, और निधन भी ऐसे नहीं हुआ। उन्होंने दवाखाना छोड़ दिया, सारा चीज छोड़ दिया, और मौत के लिए उन्होंने कविता लिखा थे, आ मौत आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, इसी दरवाजे इसी चौखट पर, चैलेंज करके किया था। भाई वो एक हाड़ मांस का इंसान नहीं, वो बहुत अजूबा इंसान था। एक शब्द में अगर वीर सावरकर को कुछ कहना हो, एक लाइन में कुछ उनके बारे में कहना हो, क्या कहूँ? एक लाइन में कहूँ तो न भूतो न भविष्यते। ये इंसान न कभी, ऐसा इंसान न कभी पैदा हुआ था, न कभी पैदा होगा। ऐसा इंसान न कभी पैदा हुआ है, न कभी पैदा होगा, न भूतो न भविष्यति। पंडित वीर सावरकर के इस गाथा को सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें सारांश मात्र में ही लेकिन पूरी जीवनी जरूर इसमें लिखी हुई है। और पंडित वीर सावरकर के बारे में जो भी जानकारी निकल कर आएगी वो आप भी हम तक पहुंचाएं कमेंट के माध्यम से, और हमारे पास भी जो जानकारी होगा वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।